एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के बारे में जानेंगे जहां 11 मई 1998 में राजस्थान की धरती पोखरण से पूरे भारत में एक गूंज उठी थी। जी हाँ, और ये गूंज उस समय के हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ निश्चय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक नेतृत्व में भारत ने वो करके दिखाया जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। जी, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन शक्ति की, जब जैसा कि अंशु ने बताया कि राजस्थान की रेगिस्तान की रेतीली धरती के बीच धमाके हुए और हमारे भारत की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की एक नई गाथा लिखी गई। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे तकनीक और तरक्की की राह की, और इस विषय में जानकारी देने के लिए खास हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र पांडे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप इंटर यूनिवर्सिटी एक्सप्लोरेटर सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, हम बात कर रहे हैं आज टेक्नोलॉजी डे के ऊपर, तकनीक की तरक्की की। 11 मई किस संदर्भ में आप देखते हैं सर? क्या इतिहास में हुआ 11 मई को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करें? ऑपरेशन शक्ति एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी तब, जबकि सभी राष्ट्र चाहते थे कि हमारे कहने पर आप नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करें या ना करें। शांतिपूर्वक जो परीक्षण हुआ उससे हमारी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन हुआ और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका शांति प्रिय कार्यों में, खास करके ऊर्जा के उत्पादन में भारतवर्ष को निर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। और उसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष शांति बिल, जो एक सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्स के तौर पर भारत सरकार ने अधिनियम बनाया, स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की, ब्रीडर रिएक्टर्स, जिससे कि आप फिशनेबल मटेरियल का यूज़ करके फिर से फिशनेबल मटेरियल बना सकते हैं और थोरियम का उपयोग अगले 400 वर्षों तक नाभिकीय ऊर्जा में हमको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम कर सकेगा, वह भी जो सस्टेनेबल हो। ऐसे ऊर्जा स्रोत का एक दिशा मुझे दिखी वहाँ से। दूसरे अन्य प्रयोग भी वहाँ हुए उन दिनों। दूसरा कार्य था त्रिशूल मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, और इसी दिन आगे चल करके ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ। इसी तरह से हंसा 3 एक उसका भी हम लोगों ने उसको उड़ाया। तो 3 इम्पॉर्टेंट हमारी उपलब्धियां थीं उस 11 मई 1998 को, जिसको कमेमोरेट करना, विद्यार्थियों में और ख़ास करके युवाओं में ये संदेश देना कि हम सक्षम हैं, उनको प्रेरणा देना, ये हम इस दिन इसको जानबूझ करके इस प्रकार से मनाते हैं जिससे विद्यार्थी अपने अंदर जो निहित क्षमता है उसका उपयोग कर सके। जी डॉक्टर पांडे, बड़ी अच्छी बात जो युवाओं के संदर्भ में आपने कही कि युवाओं को बहुत ज़रूरी है ऐसे दिनों को, ऐसे दिवसों को कमेमोरेट करना। 11 मई 1998 की आपने बात की, वो हमारे लिए एक ऐसा दिन था जब हमने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन आज 2026 में जब हम बैठे हैं, हमारा अगला पोखरण मोमेंट क्या होना चाहिए? वो कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है? हम लोगों ने हर वर्ष जब इस प्रौद्योगिकी दिवस को हम मनाते हैं तो एक थीम रखते हैं। जी, जैसे 2024 में हमने रखा स्कूल से स्टार्टअप तक, इग्नाइट द यंग माइंड्स टू इनोवेट। 2025 में यंत्र एक प्रकार से शक्ति का प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप है। यंत्र के द्वारा युगांतर की परिकल्पना की गई। इस वर्ष का जो थीम है वह है इंक्लूसिव ग्रोथ। जी, रिस्पॉन्सिबली आप इनोवेट करें और इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखें। जी, तो ये हमने केवल 3 एग्जाम्पल्स दिए। 98 के बाद से जब ये यात्रा शुरू हुई और हर वर्ष जो प्रौद्योगिकी है उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे उसको आत्मसात करें, जिससे कि उसके जो प्रॉस के साथ में जो कॉन्स हैं, उसके जो जनरली हम लोग पढ़ते थे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, तो उसका भी ध्यान रखें, स्मरण रखें। जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो विद्यार्थी इनोवेट भी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, जिससे कोई डिवाइड उत्पन्न ना हो। अगर वो डिवाइड है तो उसको कैसे उस खाई को पाटा जाए, ये सब तमाम ऐसे उपागम हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी लक्षित होते हैं अपने लक्ष्य की तरफ और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। जी सर,
युवाओं की, विद्यार्थियों की बात करी, उनको अगर हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की तरफ और इंक्लाइन करना है, क्या लगता है आपको कि इनोवेशन की असली शक्ति, असली ताकत क्या हो सकती है? कैच देम यंग। हमारी जो सोच है वो ये है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा, सबसे छोटा बच्चा वो आपसे हमेशा पूछेगा कि ये क्यों है, क्या है जी। और ये जिज्ञासा यदि बनी रहे तो आने वाले दिनों में जब वो बढ़ता है तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, कोई भी चीज़ है उसको यथावत स्वीकार नहीं करना, और अगर कहीं पर उसके अंदर करुणा का भाव होता है तो किसी ऐसे मन को देख करके जहाँ वो दुखित है, व्यथित है, तो उसके लिए उपाय ढूंढना। और प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को जैसे ही उनके अंदर कंपैशन की भावना हो, करुणा की भावना हो, उनके अंदर जिज्ञासा बची रहे, इन सब चीज़ों को यदि हम इनकलकेट करें तो वो निश्चित रूप से ऐसी प्रौद्योगिकियां देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती है। और इसका संवर्धन आजकल हम स्टार्टअप्स के द्वारा उनको उस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर्स दे करके हम बखूबी कर पा रहे हैं। जी डॉक्टर पांडे, जैसे कि अभी आपने रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन की बात करी, कितना ज़रूरी समझते हैं आप कि तकनीक ऐसी डिस्कवर की जाए, ऐसा इनोवेशन हो, ऐसे कुछ आविष्कार हो जो समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका भी अंत्योदय हो? कितना ज़रूरी समझते हैं और कैसे ऐसी तकनीकें विकसित की जा सकती हैं? ये बहुत आवश्यक है, खास करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उपयोग हम लोग जाने अनजाने अब कर रहे हैं। तो हमारे विद्यार्थी उनको उनके सर्वेंट के तौर पर, यानी कि एआई जो कहे या चैट जीपीटी से जो आप काम करते हैं, उनके बजाय चैट जीपीटी का उपयोग किस प्रकार आप कर सकें जिससे कि जानने में, समझने में आपको सुविधा हो। उदाहरण के तौर पर जो डिस्कवरीज होती थी मटेरियल्स की, वो एक्सीडेंटल होती थी। एक्सीडेंटल कैसे? जैसे कि आपने रबर लिया, सब सल्फर उसमें आ गया, वल्कनाइजेशन हो गया, तो आपको लगा कि वो उससे टायर बन सकता है। आज के समय में मटेरियल्स इन्फॉर्मेटिक्स, खास करके एआई का उपयोग करके आप भविष्योन्मुखी मटेरियल कैसा होना चाहिए इसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको फिर आप प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो एआई का जब हम अंतिम पायदान तक, लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात करें तो वो सुरक्षित भी हो। ऐसा ना हो कि उसके साथ में कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड कोई ब्रीच हो, छलावा हो और वो ठग लिया जाए। इसके बारे में उस व्यक्ति को जागरूक बनाना, खास करके साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर भी हम लोगों का ध्यान है। और ख़ास करके क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा उपागम है जिसके द्वारा लगभग मुश्किल हो जाएगा कि कोई इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट या किसी का पासवर्ड हैक कर सके। जी। उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी ही जो डेटा सेंटर्स हैं उनकी सुरक्षा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, और जो डेवलपमेंट्स हैं वो केवल शहर में सीमित ना रहे, गांव तक जाए। इंक्लूसिव का तात्पर्य यही है। सर, मैं इसी से मेरा अगला सवाल यही था, आपने जिक्र कर दिया। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी की जहां बात है वो सिर्फ रोबोट्स या शहरीकरण तक ही ये चीज़ सीमित है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल इनोवेशंस की, रिस्पॉन्सिबल एक इनोवेशन की, उसके ज़रिए हम कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे दुकानदारों को, उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? टेक्नोलॉजी ऑल परवेजिव है जी, और उसका उदाहरण हम लोगों ने देखा जब वैक्सीनेशन हमने किया। सभी के मोबाइल पर जैसे ही आपने वैक्सीनेशन का डोज लिया, आपको चाहे वो गांव का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो शहर का हो, उसके पास तुरंत तो सर्टिफिकेट मिला। जब हम गांव के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो खास करके हेल्थ टेक, डीप टेक, जो आपका एजुकेशन टेक है, इसमें जब प्रगति होती है तो गांव का भी व्यक्ति उससे लाभान्वित होता है। उदाहरण के तौर पर आने वाले दिनों में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, यानी कि जो चिकित्सा की सुविधाएं होंगी, हेल्थ केयर की सुविधाएं होंगी, शिक्षा की सुविधाएं होंगी, इन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हम वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकेंगे। क्योंकि शहरों में तो हमको गुणवत्तापरक शिक्षा मिलती है, शिक्षक होते हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये माध्यम इस प्रकार सुगम हो सकेंगे तब जबकि आपके पास मोबाइल है, आप कनेक्टेड है, डिजिटल डिवाइड नहीं है, तो आप उन सभी लाभों का आनंद उठा सकेंगे अंतिम
क्यू में अंतिम होते हुए भी। जी डॉक्टर पांडे, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, डिस्कवरीज, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जिस गति से, जिस तेज़ रफ्तार से विकसित हो रही है, एडवांस हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण और नैतिकता के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता हो रहा है? अवश्य। जैसे बच्चे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं लेकिन उनको एक्नॉलेज नहीं करते, तो एक प्रकार से हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हम इसको यूज़ करेंगे और भूल जाएंगे। तो जो ग्रैटिट्यूड का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, ये आपको स्मरण दिलाता है कि इथिक्स भी साथ में होना चाहिए जी। और जब इथिक्स की बात आप करेंगे तो नैतिक मूल्यों के को दृष्टिगत रखते हुए जी, किसी के प्रति कृतज्ञता, चाहे आपने जहाँ भी जो भी उसका उपयोग किया हो, तो ये साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ में इथिक्स का होना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों को इसके बारे में भी सजग बनाया जा रहा है कि आप यूज़ करिए एज ए टूल, जी, लेकिन ऐसा ना होने दीजिए कि वो आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाए और आप उसके सर्वेंट बन जाए। जी, जी, और ऐसा हो रहा है कि खास करके बच्चों में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। आप लगातार मोबाइल में बैठे हुए हैं, लगातार उसी की बात समझ करके उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो आपके जो मस्तिष्क की क्षमता है, जो न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं हमारे ब्रेन की, वो शायद धीरे धीरे यूज और लूज के कॉन्सेप्ट से हम दूर होते जाएंगे। डॉक्टर पांडे, एनवायरनमेंट के जहाँ तक बात करें, एथिक्स पर तो आपने अपनी बात रखी, अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसे हम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाया जाए? उदाहरण के तौर पर यदि आप फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता है। जी, इनोवेशन यदि हमने किया न्यूक्लियर एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, या फिर बायोफ्यूल है, या फिर आप सोलर की बात आप अगर करें, या जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, या आने वाले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी, जिस प्रकार से ये पर्यावरण संतुलन बनाएगा, और पर्यावरण संतुलन के साथ साथ AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में जब पावर की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, विकसित भारत का मतलब भी यही होता है कि आप एनर्जी कंजम्पशन कितना आपका बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम पर्यावरण संतुलन की बात नहीं सोचेंगे और उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो भयावहता है वो और विकराल होगी। जी डॉक्टर पांडे, जो आपने बात कही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, सोलर एनर्जी की, एक ऑडियो क्लिप भी है हमारे पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके वैज्ञानिक नेतृत्व में आज ही के दिन जो पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो हुआ था। क्या कहते हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और क्लीन एनर्जी सोर्सेज के विषय में? आइए सुनवाते हैं आपको। One day I visualize that instead of spending money in the nuclear weapon area, all of us should spend money putting a solar power satellite radiating the clean energy from space down to our earth nations. Okay. सर, ये विचार हमने सुना APJ अब्दुल कलाम जी का। सर, इसी से रिलेटेड साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, और क्योंकि आज ऑपरेशन शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन शक्ति ने युवाओं में साइंस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए कितना उनको उत्साह प्रतीत किया है? हर संस्था में आज के दिन प्रौद्योगिकी दिवस को बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्यार्थी अपना करियर साइंस के अराउंड, खास करके स्टेम में, और स्टेम को तो हमने और थोड़ा व्यापक किया है ये अपनी शिक्षा नीति में, उसको स्टीम किया है। स्टीम का मतलब उसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के भी विषय रखे गए हैं। बिना सोसाइटल इवोल्यूशन के 10,000 सालों में यदि 300 वर्षों की हम अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की प्रगति देखें तो एक प्रकार से इतनी विशद है कि हम शायद भूल जाते हैं कि हमारे वाटर बॉडीज़, हमारा जो जिससे हम सांस लेते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बिना समझे हुए और विद्यार्थी यदि उनका सहारा लेकर रख के आगे नहीं बढ़े तो जो समाधान है वो कहीं और नहीं है। आपने देखा, हमारे कलाम साहब कह रहे थे, और इस दिशा में हमने प्रगति की। रूफटॉप जो सोलर पैनल से लगाने के बाद भारतवर्ष उन सभी देशों में उसकी जो स्थिति है वो तीसरे स्थान पर हम पहुंचे इन टर्म्स ऑफ
सोलर जो कवरेज है, जी इस दिशा में विज्ञान प्रौद्योगिकी में विद्यार्थियों का जो उत्साह है जी। वो मुझे तो लगता है कि आज के समय में कहीं ज़्यादा जागरूक जिज्ञासु और विद्यार्थी इसका हैं। एक क्रेडिट सर भारत सरकार को भी जाना चाहिए, जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है कि अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर में, सौर ऊर्जा से आप अगर विद्युत एनर्जी का निर्माण करते हैं। सर एक और बात, चूँकि अब भारत की बात चल रही है और भारत में एक जुगाड़ संस्कृति बड़ी प्रचलित होती है। लोग अपने देसी तरीकों से, अपने होम मेथड से कुछ न कुछ जुगाड़ जमा ही लेते हैं। तो इस जुगाड़ को कैसे एक प्रॉपर साइंटिफिक इनोवेशन तक लाया जाए, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? ये एक्चुअली नवाचार है जी जी जिसको हम अपने बोलचाल की भाषा में जुगाड़ कहते हैं। जी कम संसाधनों में आप किसी अगर समस्या का समाधान ढूंढते हैं जिससे कि लोगों को आश्चर्य हो कि ऐसे कैसे हो गया, उसको हम लोग जुगाड़ का नाम दे देते हैं। जी वास्तव में वो नवाचार है। और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए या कहीं जाइए तो जो हमारे ग्रामीण बंधु हैं वो भी नवाचार जुगाड़ के माध्यम से, जी कि शायद एक बार हमको सोचने को के विवश होता कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा जो इन्होंने इस तरह से करके दिखाया। तो वो जुगाड़ एक प्रकार का नवाचार है और हर भारतवासी में किसी न किसी प्रकार का नवाचार है जिसको शायद हम लोग लुक डाउन करते हैं, जुगाड़ कहते हैं। सर, ये जो नवाचार है इसके लिए कहते हैं कि शायद युवाओं को, छात्रों को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। सर, कौन सी आज के दौर में स्किल्स और टेक्नोलॉजीज़ लोगों को अपनानी चाहिए, युवाओं को अपने प्रगति के लिए अपनानी चाहिए? जो कौशल विकास है इस पर भी भारत सरकार ने विशेष उपाय किए हैं। और केवल सॉफ्ट स्किल्स नहीं बल्कि जो आप पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और बच्चा जब परीक्षा में लिखता है तो बताता है कि कैसे एक मोनोलेयर बनाए, उसके बाद एपिटेक्सियल ग्रोथ बनाए, उसको कैसे उसकी एचिंग करें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मुझे पता ही नहीं है कि हम किस प्रकार से EDA जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन है उसके सॉफ्टवेयर कैसे लिखें, किस प्रकार से हम मिनिचराइज करें, किस प्रकार से हम चिप बनाएं। और जैसे ही ये एक प्रकार का गैप दिखता है, जो हमने पढ़ा थ्योरेटिकल नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज, इसके बीच में जो गैप है, तो एम्फेसिस ये है स्किल के लिए कि हम सब जो भी चाहें वो अपने हाथ से करके देखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेना प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नाउ इट इज बीइंग फॉलोड। लेकिन टेक्नोलॉजी को सीखना और टेक्नोलॉजी को अपनाने की जहाँ तक बात है डॉक्टर पांडे, जैसे कि आप कह भी रहे थे कि बचपन से हमको ये पढ़ाया गया, हमने पढ़ा, कई बार निबंध भी लिखे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। तो आज के दौर में जैसे AI की बात करें तो एक फोबिया भी है, टेक फोबिया युवाओं में, कि ये AI कहीं हमारी नौकरियां तो नहीं छीन लेगा, ये हमारे कामकाज, व्यापार, व्यवसाय को नकारात्मक उस पर असर तो नहीं डालेगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कंप्यूटर का प्रचलन हुआ था तब भी लगा था कि सब लोग जॉब चली जाएगी और कंप्यूटर हर जगह जाके अपना स्थान ले लेंगे। जब भी कोई डिसरप्शन होता है तो नए प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो अब आवश्यकता ये है कि हम अपने को अपस्किल करें, रीस्किल करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ बढ़ें और रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं जब भी कभी कोई डिसरप्शन होता है। तो AI के आने के बाद कन्वेंशनल तरीके के अलावा एक नया तरीका जुड़ेगा, जैसे प्रॉम्प्ट लिखने का, इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन पर री इन्वेंटिंग द व्हील की आवश्यकता क्या है? AI के द्वारा उनको आप समाकलित करिए, इकट्ठा करिए, मूव फॉरवर्ड। दैट स्किल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो डिसरप्शन ब्रिंग्स न्यू एवेन्यूज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओनली थिंग इज दैट कि हमको उसके लिए उद्यत रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब वो समय गया कि 150 साल तक अगर एक तकनीकी है तो चल रही है। अब डिसरप्शन बहुत फास्ट आएंगे और उसके लिए हमको रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, यानी कुल मिलाकर डॉक्टर पांडे ये कहना गलत नहीं होगा कि हम डेमोक्रेसी के लिए जरूर ये बात कहते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के लिए भी कहना होगा, टेक्नोलॉजी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इतनी सार्थक चर्चा आपसे हो सकी नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे कार्यक्रम में आने के लिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।